तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके क्या था, कृषि पशुपालन शिकार कैसे करता था, मोहनजोदारो के बारे में, उसके अलावा मोहनजोदारो की विशेषताएं, दुर्ग, निचला स्तर, निचला शहर, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है उन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता आखिर होता क्या है। तो सभ्यता लोगों के ऐसे समूह, यहां पर जैसे कि तुम देख रहे हो, ठीक है, लोगों के ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो। जैसे एक समुदाय है, गांव में कुछ लोग रहता है, ठीक है, अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग रहता है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से सभ्यता हो जाता है। ठीक है, तो इस सभ्यता में हिंदू का सभ्यता हो सकता है, मुस्लिम का अलग सभ्यता हो सकता है, ईसाई का अपना एक सभ्यता हो सकता है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की उस समय खोज हुई थी, उसी में मोहनजोदारो और अलग अलग चीजें के बारे में खोज हुआ था। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, यानी विश्व की कुछ सभ्यताएं हैं जो बहुत ज्यादा प्रमुख है, उसके बारे में तुमको जानना है। तो उसके बारे में जानना है, इससे पहले यहां पर देख लो कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। सबसे पहले 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक बन गई। यानी पुरानी सभ्यताओं में सबसे पुराना सभ्यता कौन होता है, तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में माना जाता है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता था, यानी सबसे पुरानी सभ्यताओं में ये सब आता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ और तब से हड़प्पा सभ्यता को भी इसमें शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता को बाद में यानी खोजा गया और तब से क्या किया, इसको भी उसी में शामिल कर दिया गया। क्लियर। अभी हम अगला चलते, हड़प्पा सभ्यता की खोज तो आखिर हुई तो हुई कैसे। तो देखो हड़प्पा सभ्यता की जो भी खोजें हुई है उसके बारे में हम बताएंगे। पहले इससे पहले इसको जूम कर दे और थोड़ा राइटिंग थोड़ा बढ़िया कर दे, नहीं तो थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि आज से लगभग 160 साल पहले सन 1856 में, यानी 160 साल पहले जाओगे तो 1856 में पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, जैसे कि तुम लोग को वीडियो में भी हम दिखाए थे। तो 1856 में पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। ठीक है, उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई करना जरूरी होता है, तो खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान लोगों को कुछ पुराने ईंट एवं अवशेष मिला। अब खोजने रेलवे लाइन को बिछाने के लिए वो खोदने गया, थोड़ा मिट्टी निकालने गया, उसमें देखा कि पुरानी पुरानी मिट्टी जो है, ईंटा जो है वो मिलने लगा। ठीक है, उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इनका महत्व क्या है और रेल की पटरी बिछाने के कार्य को जारी रखा गया। कुछ लोगे जो होता है रास्ता में अडंगा बडंगा में दूर इनायते होगा, उसको छोड़ करके वो बढ़ गया, उसको समझ में नहीं आया कि वो हो सकता है ये रखा हुआ हो। ठीक है, उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इनका महत्व क्या और रेल की पटरी बिछाने में इसका कार्य क्या होता था। ठीक है, सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, 1861 में क्या किया था, कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। उसके बाद कहां पर किया गया, देखो ये समझना जरूरी है। 1856 में पंजाब में सबसे पहले रेलवे लाइन का खोज किया गया। ठीक है, खोज किया गया, उसके बाद जो है, उसके बाद से जो है रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चलने लगा। ठीक है, और रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जब चलने लगा तो उस समय से क्या हुआ, उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी और 1856 के बाद 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1861 में क्या किया, कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया, जो उसके लिए जरूरी है। तो ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है, छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में
कि कब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया? तो 1861 में। पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब चल रहा था? तो 1856 में। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता, बड़े बड़े एग्जाम में। पुरातत्व विभाग यह संस्था है जो एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है। अब पुरातत्व विभाग क्या करता है? वो जांच पड़ताल करता है कि किस देश में क्या मिल रहा है, कहां पर कॉपर मिल रहा है, कहां पर एल्युमिनियम मिल रहा है, कहां पर क्या चीज मिल रहा है, कहां पर नया नया सभ्यता मिल रहा है, उस सब के बारे में ये खोज किया जा रहा है। इसको खोल दो, ठीक है। इसके पहले डायरेक्टर एलेक्जेंडर, ठीक है, इसके पहले इसके जो डायरेक्टर थे वो क्या थे? एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो इन्हें भी भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। यानी डायरेक्टर क्या था? एलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक का मतलब राजा जनक नहीं, जो राजा दशरथ के समधी थे और राम जी के ससुर थे। जनक का मतलब होता है उससे रिलेटेड खोज करने वाला, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंघम को। यह भारतीय इतिहास के जनक था। ध्यान से सुनो। इनके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। यानी सबसे पहले डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंघम, न कनिंघम याद है तो कंघी याद रख लिए, ठीक है ना, कंघी याद रहेगा। एलेक्जेंडर तो सबको याद है, एलेक्जेंडर बहुत ज्यादा फेमस है नाम, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसका डायरेक्टर बना 1902 से 1928 में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बन गया? जॉन मार्शल बना 1902 से 1928 में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर। अगला है, इन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछेगा किसके दौर में की गई? तो जॉन मार्शल 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर था। इन्हीं के उपरांत में, ठीक है, क्या किया गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। किसका खोज किया गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो है सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके नेतृत्व में खोज किया गया? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। इसका मतलब है कि जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर थे 1902 से 1928 के बीच में। उससे पहले एलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1856 में पाकिस्तान में रेलवे लाइन का बिछाव हुआ और 1861 में वहां पर वो खोजा गया। फिर से कोलकाता में एक विस्तार किया गया उसमें, ठीक है। अब अगला है, हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर इस सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले थे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता आखिर नाम क्यों रखा गया? कोई दूसरा नाम भी हम रख सकते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर, हड़प्पा नाम जगह था कि ना, पटना जगह है, मुंबई जगह है, दिल्ली जगह है, उसी तरीके से हड़प्पा नाम की जगह था और वहीं पर उसके कुछ अवशेष मिलने लगा, ईंटा मिलने लगा, पत्थर मिलने लगा। अलग अलग प्रकार के खुदाई करने पर तांबा, बर्तन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के निशानियां मिलने लगी, ठीक है। इससे यह संबंधित होने लगा, इससे यह प्रूफ होने लगा कि जरूर ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ही कोई चीज है और उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता का नाम उसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। जाओ, कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी, है कि नहीं। अब कहा जाता है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा था। समझ में आया? हड़प्पा के खोज किया गया, लेकिन कहां खोज किया गया? सिंधु नदी के किनारे खोज किया गया। और सिंधु नदी के किनारे जब इसको खोज किया गया तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहने लगा। हड़प्पा सभ्यता को दूसरा नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता।
क्योंकि यह सिंधु घाटी नदी के किनारे पर हड़प्पा नाम का जगह था। वहीं पर हड़प्पा से रिलेटेड कुछ अवशेष, तांबा, बर्तन, जस्ता, ये सब जो है कांस्य पदक, ठीक है, अलग अलग प्रकार के गहना, हाथी के दांत, ये सब मिलने लगा। अलग अलग प्रकार के जो है अन्न सब मिलने लगा, चना, दाल, चावल, ये सब मिलने लगा। और ये जो था सिंधु नदी घाटी के सामने मतलब किनारे पर था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। समझ में आ गया। कांस्य युग सभ्यता इसीलिए कहते, देखो इसका नाम कांस्य युग सभ्यता भी है, क्योंकि कांस्य युग जो है इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य की खोज किया था। देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछेगा कांस्य युग सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और एक तो नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और कांस्य युग सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि मिलाने का काम जो है बता उस समय पहले, इतना दिन पहले इसको मालूम हो गया था कैसे मिलाएंगे, इसीलिए इसे कांस्य युग सभ्यता। और उसी समय से कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, गोल्ड सिल्वर पदक मिलता है ना, तो कांस्य पदक उसी समय से रिलेटेड है। कांस्य को देखोगे ना, वो एकदम प्लास्टिक की तरह लगेगा देखने में। थर्ड रैंक को स्कूल में मिला था, है कि नहीं, रैंक थर्ड जिसका आता था उसको कांस्य पदक में, देखने से प्लास्टिक लगेगा, छुओ को तो लोहा की तरह रहता है। तो ये क्या रहता है, कांस्य जो होता है ये तांबे में टीन को क्या करता है, तांबे में टीन जब ये मिलाओगे तो कांस्य पदक मिल जाएगा, यानी कांस्य पदक नहीं मतलब कांस्य मिल जाता है। ये भी एक प्रकार का तत्व होता है, जैसे लोहा होता है, चांदी होता है, उसी तरीके से तांबे को अगर हम टीन में मिला दे तो कांस्य मिल जाता है। समझ में आया। अगला, इतना तो क्लियर है। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं के बारे में जानना जरूरी है। तो क्षेत्रफल जो है इसका लगभग, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था लगभग जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,000, ठीक है, और 600 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल कितना था, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब देखो अगर तुम इसको ट्रिक में बनाओ तो 12 है, 12 में कितना है, 1 और 2 है, 1 2 मतलब 3 हो गया, 3 का मतलब 3 को 3 2 बार लिख देंगे तो 12 के बाद 99 हो गया। ओकरा बाद 3 के बाद जो है 3 को हम 2 बार जोड़ देंगे तो 6 6 हो जाएगा, यानी एगो 6 लिखना हमको, 00, यानी इसमें 3 का कमाल है। 1 2 याद रखो, ओकरा बाद 9 9 याद रखो और 600 वर्ग किलोमीटर याद रखो। इसकी सभ्यता, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 2 बार बोलो जोर से तू सब, 12 लाख, जोर से बोलो ना, कोई बात नहीं है, 600, 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्या हुआ, हाँ। पूछेगा कांस्य सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर हिंदू घाटी सभ्यता जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। देखो क्लास में अगर पढ़ते हो और क्लास के पढ़ाई को अगर क्लास में तुम नहीं याद कर पाते हो 90%, तो तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए जब भी पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले दिमाग को पूरा कंसंट्रेट रखो कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उसको उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है मन में उसका जवाब हमारे खुद से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी है। जैसे अगर हम वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान पाकिस्तान से होती हुई भारत में ऊपर, यानी भारत के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। यानी इस हिस्सा को अगर देखें तो कहां कहां फैला हुआ था, देख लो। अफगानिस्तान अपने देश में था, पाकिस्तान तक बंटवारा हुआ, ठीक है, होते हुए कश्मीर से लेकर के गुजरात तक,
कश्मीर जो है भारत के उत्तरी भाग में है और दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। गुजरात जो है भारत के पश्चिमी भाग में रिलेटेड है। सबसे पहले सूरज पूरब में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और गुजरात में सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि पश्चिमी भाग है। गुजरात मध्य प्रदेश के कई हिस्सों तक फैली हुई थी। कहां कहां फैला हुआ था बताओ एक बार जोर से बोलो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, इतने सारे हिस्सों से ये गुजरा था। समझ में आ गया। अगला, इस सभ्यता को त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। तो पूछेगा कौन ऐसी सभ्यता है? बहुत सारे सभ्यता है, तुमको पढ़ना है। अभी तो हिंदू घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, मतलब सिंधु घाटी, इसको हिंदू घाटी सभ्यता भी आगे नाम दिया जाता है, लेकिन अभी बहुत सारे सभ्यता है जिनको कंफ्यूजन हो जाओगे। तो त्रिभुजाकार सभ्यता वाली यानी त्रिभुजाकार वाली सभ्यता किस सभ्यता को बोला जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को त्रिभुजाकार वाली सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो जोर से। त्रिभुजाकार वाली सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता। इसे अगर देखो तुम क्वेश्चन को, तो मेसोपोटामिया, ठीक है, और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। सभ्यता का मतलब है कि देश में रहने का जो विचार होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उसको बोलते हैं। ये सभ्यता जो समकालीन सभ्यता है, यानी बहुत समान मिलता जुलता है। समकालीन मतलब समान मिलता है, यानी मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता समान मिलता है कि नहीं? अब देख लो, यानी यह सभी सभ्यता विश्व में एक ही समय पर थी, यानी ये सभी सभ्यता विश्व में एक ही समय पर चल रहा था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में कोई भी डेट जो था वो आगे से पीछे की तरफ भागता था, और अभी का जो डेट है वो पीछे से आगे की तरफ भाग रहा है। जैसे 2022 के बाद 2023 आता है, 2023 के बाद 2024 आता है, लेकिन ईसा पूर्व में 2023 के बाद 2022, 2022 के बाद 2021 आता था। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता काल जो है 2600 ईसा पूर्व में। अब इसको याद करने का ट्रिक हम बताते हैं। मान लो कि ईसा नाम के कोई व्यक्ति है, ईसा मसीह, वो 26 साल के हैं। क्या साल के हैं? 2600 साल, यानी 26 साल के हैं। और जेससे को ना बोला जाए। सुनो, अब जो है ईसा जो उसको बोला गया है, ये 2600 में, मान लो कि 26 साल एक तरह से है, ठीक है। अब जो है 19 में, तो 1900 पूर्व जो है इसकी शादी करा दिया गया है ना। याद देखो, हम ये नहीं करें कि किसी भी धर्म से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछना है, किसी भी धर्म को नीचे करना है। अगर तुम्हारा दिमाग खुरपाती नहीं चल रहा है, अगर जब सब वही कर रहा है तुम भी वही करोगे, तो सबको वही मिला, तुमको भी वही मिलेगा। इसीलिए कुछ अनोखा सोचो, कुछ ट्रिक बनाओ, दिमाग में खुरपाती चीज रखो। पागलपन का दौरा नहीं चढ़ना चाहिए। पागलपन का दौरा एक अलग लेवल का होता है। पढ़ाई के पागलपन का दौरा तुम्हारे दिमाग में चढ़ना चाहिए कि किसी भी तरीके के चीज को हम किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ईसा मसीह 26 साल का था, मतलब 2600 ईसा पूर्व। 19 साल में शादी करा दिया गया 1900 ईसा पूर्व तक, उल्टा चला। ठीक है, ये नहीं याद रखना, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, निर्वाह मतलब है जीवन जीने का तरीका क्या होता था, जीवन को कैसे जिया जाता था, उसके बारे में यहां पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि के बारे में। सबसे पहले हमको देखना है कृषि आखिर होता क्या था। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना इत्यादि उगाते थे। अब देखो क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या क्या उगाते थे? बोलो जोर से। गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना इत्यादि का उगाव करते थे, यानी कितना, ठीक है ना। ये सब बोलना नहीं है, मतलब जो हम बोल रहे हैं वही बोलना है। तो सबसे पहले याद रखो कि गेहूं, जौ, ऐसा सुनो, इसको भी समझना है। गेहूं जो होता है जौ के साथ ही उगता है, तो गेहूं जौ हो गया। गेहूं जौ के बाद जो होता है, अब देखो दाल रोटी, सुनो, दाल रोटी कहा जाता है।
अरे बकलोलवा सुनो नहीं, दाल रोटी कहा जाता है। तो जब गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो ओकर रोटी बनाएंगे। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? तो दाल बनाने के लिए हमको चाहिए दाल, बाजरा, इस सब का दाल, बाजरा का रोटी बनता है, बाजरा का भी रोटी बनता है। और सफेद चना, चना का दाल होता है कि नहीं होता है? तो दाल रोटी सीधे याद रखो ना, दाल रोटी में जितना चीज आता है सब उगाता था। ठीक है, ये ना याद रहेगा। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का प्रयोग करता था। जैसे हड़प्पा में सिंचाई जब यूज करता था तो उस समय नहर हुआ करता था और कुआं हुआ करता था। इसके अलावा कुछ चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। है लड़की, समझ में आ रहा है? नहर और कुआं का आविष्कार सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। उसके अलावा कुछ भी चीज का आविष्कार उस सभ्यता में नहीं हुआ था। हड़प्पा ही मोहरों के वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। हड़प्पा ही मोहरों में वृषभ बैल की जानकारी मिलती। वृषभ बैल जो था, बड़ा बड़ा विशाल बैल वगैरह सब जो होता था, वो उसमें जानकारी मिली। इसमें इसे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में बैल के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में बैल के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया था और लोग हर और बैल का यूज करके लोग सब खेती करते थे। उसी में गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना इत्यादि उगा करके अपना रोजी रोटी का निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। समझ में आया? कई जगहों पर हल के प्रतिरूप भी मिले। प्रतिरूप मतलब उसके समान जैसा कोई दूसरा पदार्थ मिला है जो हल के ही आकार का होता था, जिनसे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। अब इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह हल मिला है जिससे खेत में हल जुताई किया जाता है कि नहीं? अब मान लो कि कोई आदमी देख पड़ा है, बगल में जहर रखा हुआ, तो तुम क्या अनुमान लगाएगा कि वो आदमी जहर खा के डेथ किया है? यही अनुमान लगाओगे। उसी तरीके से लोगों को हड़प्पा सभ्यता में हल का समान प्रतिफल मिल गया, प्रतिरूप मिल गया। लोग सब समझने लगा कि हो न हो लोग सब जो है इसी चीज का यूज करके खेती में अपना निर्वाह करता था, खेती करके, और गेहूं, जौ, चना, सफेद चना, दाल, बाजरा इत्यादि उगाया करता था। क्लियर? कालीबंगन और राजस्थान में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। जूते मतलब जोते हुए खेत के प्रमाण भी मिला हुआ है, जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। जैसे अभी जो है खेत में अगर ईख उगा रहे हो, उसी में तुम आलू रोप सकते हो, उसी में सरसों रोप सकते हो, उसी में दाल रोप सकते हो, बहुत प्रकार के फसल एक साथ उगा सकते हो। अब राजस्थान में जब देखा कि जुताई हुआ है तो एक साथ 2-3 फसल भी उगाता था। इतना चालाक आदमी सब पिछले जमाने से भी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करता था। लकड़ी, ठीक है, और पत्थर के औजार बनाता था। लकड़ी के औजार तो बनाता ही था। लकड़ी के हल तो हम भी देखे हुए बहुत दिन पहले, समझो ना 4-5 साल 7 साल के रहे होंगे, तो लकड़ी का हल पहले चलता भी था। ठीक है, लकड़ी का हल इधर आकर के बंद हुआ है। लकड़ी के हल और पत्थर के टुकड़ा को काट करके उसका औजार बनाता था, जिससे वो अपने फसल को काटने में और तथा शिकार करने में भी मदद करता था, जो अभी तुमको नहीं बताया, आगे बताएंगे कि शिकार करने में कैसे मदद मिलता था। अब है पशुपालन। ये पशुपालन को देखना जरूरी है, क्योंकि पशुपालन उसमें होता था कि नहीं होता था, इसके बारे में जानकारी लेना। हड़प्पा स्थलों में मवेशी में जैसे कि हो गया भेड़, बकरी, तो भेड़ और बकरी दोनों एक ही नस्ल का है। भैंस भी एक ही नस्ल का है। भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है, सूअर उसमें पाला जाता था। जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों को पालते थे। तो देखो, बकरी, भैंस, भेड़ और सूअर, 4 प्रकार के जानवरों का हड्डी मिला है सबको। इससे ये पता लगा लिया कि सब जानवरों की उसमें पशुपालन की जाती थी, इसका यूज किया जाता था। लोग सब अपना लोग सब करता था। शिकार देखो, यहां पर मछली, ठीक है,
पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है। अब जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाया करता था। जानवरों का मांस उस सब भी खाया करता था, ये सब इधर नहीं उधर भी मांस खाया करता था। ठीक है, अगला अब देखना है मोहनजोदारो। हड़प्पा सभ्यता तो हो गया है, अब देखना है मोहनजोदारो। देखिए मोहनजोदारो के बारे में अगर तुम देखो तो मोहनजोदारो जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक है। हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य जो शहर था उसमें से एक शहर का नाम जो था मोहनजोदारो था। इसमें से पहला शहर हड़प्पा तथा दूसरा मोहनजोदारो है, यानी दो गो शहर है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के दो गो मुख्य शहर के नाम बताइए, तो पहला हड़प्पा दूसरा का मोहनजोदारो। पहला हड़प्पा दूसरा मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो मूवी भी निकला ऋतिक रोशन का, उसमें सब चीज को बताया गया हुआ है। मोहनजोदारो की विशेषताएं अब हम देखेंगे कि मोहनजोदारो की विशेषताएं क्या है और मोहनजोदारो किससे रिलेटेड है। देखो यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था मोहनजोदारो। यह आधुनिक पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदारो में नगर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। समझ लो, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। यह हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहरों में से एक शहर आता है। क्लियर? यह आधुनिक पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। आधुनिक पाकिस्तान मतलब अभी के पाकिस्तान के लारकाना, वहां पर एक जिला है, उस जिला में यह मोहनजोदारो अभी भी स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 125 हेक्टेयर था। इसका क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर है, मतलब 125 हेक्टेयर था। क्या था? 125 हेक्टेयर था। क्या याद रखेगा? तो एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1 2 5 125 हेक्टेयर। समझ में आया? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 को 2 भाग में डिवाइड कर दो तो 1 + 2 हो गया। नंबर सिस्टम का यूज करके याद रखो। क्लियर? चलो, मोहनजोदारो में नगर को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिया गया था। कौन कौन भाग था? वो जो था दुर्ग और निचला शहर। इसमें जो था 2 गो जो भाग था, एक जो था दुर्ग था और एक निचला शहर था। ठीक है, पहला भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था निचला शहर। दुर्ग क्या था? दुर्ग के बारे में देखते हैं और निचला शहर के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा जूम कर दे। नहीं, देखिए दुर्ग जो था ये आकार में छोटा था। ठीक है, दुर्ग जो था आकार में छोटा था, इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। अब आकार में छोटा था तो लड़की सबके देखो, जो लड़की सब छोट रहेगी वो 4 फीट के सैंडल पहन लेगी, है कि नहीं? जे डबल रहेगी वो चप्पलें पहन के काम चल जाता है। होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? तो वही हाल बताओ, ये अनुवांशिक गुण है दुर्ग का। तो दुर्ग आकार में छोटा था, इसीलिए इसको ऊंचे स्थान पर बनाया गया था ताकि ये बड़ा दिखे। समझ में आया? दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। दुर्ग को चारों तरफ से क्या गया था? दीवार से घेरा गया था। समझ में आया? यह दीवार ही इसे निचले शहर से अलग करती थी। अगर ये दीवार इसे नहीं घेरते तो ये दोनों जोड़ जुट जाता है कि नहीं? अगर हम एक रूम है, बीच में अगर हम दीवार नहीं घेरेंगे तो एक एक रूम हो जाएगा। दीवालवा घेर देंगे तो रूम नंबर 6 हो जाएगा, रूम नंबर 5 हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही हाल जो था। तो सबसे पहले समझो, दुर्ग आकार में छोटा था, मतलब ये लड़की थी। दुर्ग मतलब दुर्गा जी, और लड़की थी तो छोट थी, तो एक चाहिए ऊंच करने के लिए, तो ऊंचा जगह पर इसको बना दिया गया। इसके चारों तरफ दीवार घेर दिया गया जो इसको निचला शहर से अलग करता था, है ना? अब निचला शहर क्या था? अब निचला शहर जो था नाम के लिए निचला था, लेकिन था बड़का, है कि नहीं? निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था। अब दुर्ग से बड़ा था इसीलिए इसको नीचा रखा गया, है कि नहीं? ये नहीं याद रखो। अब जब बड़ा था, ये सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, जनरल लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ की मुख्य विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। यानी यहाँ पर जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाता था।
ठीक है। अभी दुर्ग के बारे में कुछ और चीज जो देखना है, जैसे यहां पर है, इसको देख लेते थे क्या पहले। देखिए कह रहा है कि माल गोदाम, इसको हम अनगृह कहते हैं। माल गोदाम को हम बोलते हैं अनगृह। अनगृह का मतलब है यह एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था। आज भी ब्लॉक में चल जाओ, प्रखंड में चल जाओ, जिला में चल जाओ, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर माल जो है ढोवाता रहता है। तो माल का मतलब लड़की वाला माल नहीं, बहुत लड़का सब ये सोचता रहता है। माल का रियल मतलब होता है दाल चावल गेहूं। लोग सब गलत गलत कर दिया। दारू के कथी नाम रख दिया? सिबोधवा। बताओ जेकर नाम सिबोधवा होगा वो सब ओकरा पिएगा, है कि नहीं? खेसरिया के वो गाना आया था, सिबोधवा जोरे जो है ना हमारे बेटा बहक गया है, वही दिना से ओकर नामे रखा गया सिबोधवा। लेकिन बिहार में तो बाहर है, नीतीश की सरकार है, दारू पर तरकरार है। यहाँ दारू बंद है कि नहीं? नाम के लिए दारू तो हर जगह मिल रहा है। हमारा रुपया लाओ ना, हम मान देते हैं, है कि नहीं? विशाल स्नानघर। अब देखो स्नान घर मतलब स्नान घर हुआ करता था, उसके बारे में समझना है कि विशाल स्नान घर आखिर होता तो होता कैसे था। देखिए दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नान घर था, स्नान नगर, बड़ा बड़ा स्नान नगर बनाया गया था। स्नान नगर के अवशेष भी मिला था। इनका आकार 12 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा हुआ करता था, यानी 12 सतह 84। और लड़का का सीना 84 इंच के हो जाता है, ये ना याद रखिए। 12 सतह 84 और लड़का का सीना 84 इंच के हो जाता है जब कोई आदमी कोई बढ़िया काम कर देता है। नहीं कहता है हमारा सीना ना तुम 84 इंच के कर दिया। तो 12 सतह 84, 12 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई, है कि नहीं? इतना हुआ करता था। लगभग 2.4 मीटर गहरा था, लगभग 2.4 मीटर गहरा था, मतलब 2.5 मीटर गहरा हुआ करता था। ठीक है, तो 2.4 नहीं कहता है। अब बताओ 12 सतह 84, जब उसका सीना 84 हो गया तब क्या करा? 2.4 मतलब नारियल ले आया, ओकरा फोड़ा, 2 गो नारियल ले आया, ओकरा फोड़ा, तो 2.4। ठीक है, समझ में आया? याद रहेगा? चलो, इसके चारों ओर बरामदे होता था। तो घर है, मतलब जिस तरह से बनता था उस तरह से स्नान घर बनता था, उसका चारों ओर बरामदा बना दिया। ठीक है, स्नान नगर को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था। यानी स्नान घर जैसे स्विमिंग पूल समझ में आ रहा है अभी के जो बच्चा साहब, स्नान घर नहीं समझ में आएगा, स्विमिंग पूल समझ में आ रहा है तो स्विमिंग पूल समझ लो, उस समय का स्नान घर आजकल का स्विमिंग पूल है। समझ में आया? तो अभी के स्विमिंग पूल को भरने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता था, उस समय के स्विमिंग पूल को भरने के लिए कुआं में से पानी निकाल के भर भर के फेरों में से निकाल करके डलता था। तो राजा महाराजा सबके बेटी बेटा सब नहाता था, है कि नहीं? ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। यानी कोई पूजा पाठ हुआ ना तो उसमें, या कहीं जाने के लिए, कहीं दूसरे राज्य जाने के लिए, कोई रानी के शादी हो रहा है वही में, कोई राजा का शादी हो रहा है वही में, ये सब नहाता था। जलाशय में जल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी ओर से सीढ़ियां भी बनाई गई थी। यानी उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां इसीलिए बनाया जाता, सुनो, उत्तर से कभी भी रास्ता जो होता है ना, घर का नक्शा जो बनाता है तो कहता है कि उत्तर मुंह का द्वार और दक्षिण मुंह का द्वार सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए इसमें उत्तर और दक्षिण से रास्ता बनाया जाता था। पूरब और पश्चिम का रास्ता बहुत खराब होता है। पूरब का रास्ता जो होता है, कोई घर का है नक्शा, तो पूरब से सूरज उगता है तो थोड़ा रूम में डायरेक्ट जाएगा धूप। पश्चिम में रखेगा तो सांझ में 3 बजे के बाद धूप घुसेगा, गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंडी में ठंडी मारेगा। इसीलिए पुरातत्व विशेषताओं ने यह सब बताया कि उत्तर और दक्षिण सबसे बेस्ट तरीका होता है दूरी खोलने के लिए। पहले हम अपना कोचिंग का रास्ता देखो, उत्तर मुंह खोले, है कि नहीं? अब देखो, इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाता था। पानी निकाला और नाली से जोड़ दिया, है कि नहीं? वो नाली बहते 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 चल गया कृष्णा के घर ओरी, वहां पर तो जाम लगा है, वहां पर जो है फाउंडेशन के सामने पानी गिर रहा है। नहीं, एगो बात है, सीतामढ़ी में कहियो जो है सुधरने वाला हालत नहीं है। यहाँ के नगर निगम नगर परिषद सब लेवले में है, किसी से कुछ नहीं होने वाला है।
है कि निचला सर हो गया था सड़कें। मोहनजोदाड़ो में सड़कें जो था वो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी, 4 से 10 मीटर चौड़ी थी। कितना था? 4 से 10 मीटर चौड़ी थी। अभी का सड़क जो है 30 मीटर, 20 मीटर, 4 लाइन 30 मीटर, 10 मीटर चौड़ी हुआ करता था। ठीक है, तो बताओ जब उसका 12 सत्ते 84 हो गया तो यहां पर 84 को घटाने के लिए यहां पर क्या कर दिया? 4 दहाई के 40 कर दिया। ठीक है, 12 सत्ते 84 के बाद 4 दहाई के 40 याद रखना। ठीक है, और नहीं तो 4 दहाई के 40 नहीं याद रखेगा तो 4 मतलब 4 और 10 भाग में बांट दो, है ना। 4 को 10 भाग में बांट दिए, 4 दहाई के 40। ठीक है, तो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी था। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटता था। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पर काटता था। इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि वह हवा के जरिए अपने आप को साफ हो जाए। बताओ कितना दिमाग था, 90 डिग्री पे बनाता था इस तरीके से। तो इधर क्या हवा आएगा, इधर क्या हवा आएगा तो इधर के साफ कर देगा, इधर क्या हवा आएगा तो इधर के साफ कर देगा। यानी ना जाता था फिर ना, फिर ना, फिर ना, इस तरीके से बनता था। अभी कितना है रे? बहुत है। सुनो, चलो पार्ट 2 जो है अगले दिन बता दिया जाएगा, जैसे कि कल है।